गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले ना एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करो। अब बच्चों अब दिख रहा है, सुन रहे हैं? ओके फाइन, चलो। तो मैंने ये कहा था कि एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फिर ट्राई करो।
तो देखो बच्चों, इस केस में हम जो सर्किट बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं, आपको दिख रहा है बीच में लिखा हुआ है 2 वायर लाइन। हो क्या रहा है आप समझो, पावर प्लांट है। हम कह रहे हैं कि पावर प्लांट से हमने पावर ट्रांसमिट करनी है टू द सिटी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर, करेक्ट। और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हमें कहा है कि जो पावर प्लांट है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, ये बताया कि वो 440 वोल्ट्स पे। देखो इसका हम सर्किट कैसे बनाएंगे बच्चों, हम इमेजिन करो कि आपने ऐसे एक बैटरी दिखा दी जिसकी पावर है 440 वोल्ट्स। अब आपको कहा है कि जिन वायर्स से हम टाउन तक पहुंच रहे हैं उन वायर्स की भी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स पर किलोमीटर। टाउन जो है हमारा 15 किलोमीटर अवे है ना। तो इसको देखो बच्चों कैसे शो करेंगे हम बच्चों। एक तरह से एक 15 किलोमीटर की वायर मैंने जाने वाली दिखा दी, एक मैंने आने वाली दिखा दी। ये आपको लॉजिकली समझ आ रहा है, सर्किट कंप्लीट तो तभी होगा ना कि अगर वायर जाएगी भी और आएगी भी, है ना। तो 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 जो ऊपर वाली वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या बन गई, 15 इंटू 0.5, तो उसकी रेजिस्टेंस बन गई 7.5 ओम्स। सबको क्लियर हुआ। जो नीचे वाली वायर है सिमिलरली उसकी रेजिस्टेंस भी 7.5, ये ओम्स में है ना, किलो ओम्स में वैल्यू सोच के बड़ी छोटी लगी है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दूसरी साइड हम ट्रांसफार्मर को ना दिखाने का तरीका ऐसे होता है, बस ऐसे दिखा देते हैं। ये एक तरह से ये जो राइट साइड पे मैंने अरेंजमेंट दिखाया है, दिस शोज की ट्रांसफार्मर है जो कि आगे ट्रांसमिट करेगा। और हमें ये भी पता है बच्चों कि टाउन को कितनी पावर चाहिए, 800 किलोवाट एट 220 वोल्ट्स। तो मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आई नीड 800 kilowatts and 220 volts। अब बच्चों आप ट्राई करो, बच्चों अभी मैं फॉर द टाइमिंग आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना 4520 वोल्ट्स, इसका अभी कोई काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप सोचो इसका कोई कुछ रोल नहीं है और आप एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करना। आई थिंक अब आपके पास मतलब यू शुड बी एबल टू सॉल्व।
क्या बोला था मुझे? What this means is थोड़ा सा हो गया वो भी वो थर्ड स्टेप के लिए जरूरत नहीं पड़ती। ये जो लिखा है 4220 इसका क्या मतलब है? ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी इनपुट साइड पे 4000 वोल्ट है, आउटपुट साइड पे 220 वोल्ट। ठीक है, फोर थाउजेंड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड पे 4000 वोल्ट है। अच्छा, एक जो कुछ नहीं मेंशन तो वो मेंशन तो रहेगी, नो पावर लॉस इनपुट और आउटपुट साइड पे ट्रांसफार्मर के नो लॉस। अगर एक्चुअली आपका फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट तो ऑटोमेटिकली होगा, सोचना नहीं है। हाँ अरुण ठीक कह रहे हो, उसी के लिए मैंने कहा था कि वो थर्ड स्टेप में यूज होगा वो। नहीं आता बस थर्ड पार्ट में आप ये सोचो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जहां मैंने 440 दिखा दिया, इमेजिन करो वहां भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मतलब ऐसे सोचो कि पावर प्लांट और वायर्स के बीच में भी एक ट्रांसफार्मर है, तो कैसा ट्रांसफार्मर होना चाहिए? जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 4000 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है। उधर हम क्या चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे?
एक बार मुझे देख लो क्वेश्चन है ना, इसमें हो सकता है उतनी क्लैरिटी ना हो आपको। सी, ये बताओ कि जो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट साइड पे भी जो पावर होगी वो सेम ही होगी, 800 किलोवाट, ये मानते हो सारे, है ना। अब ये जो ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड है, इस पे हमें पता है कि पावर इज 800 किलोवाट सॉरी, और यहाँ वोल्टेज कितना है, 4000 वोल्ट। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ करंट कितना है। आपको लेफ्ट साइड वाले सर्किट में करंट पता चला। दो बातें यूज की हमने, क्या, एक तो ये कि पावर सेम है, नो पावर लॉस। अगर कहीं बाई चांस यहाँ एफिशिएंसी दी होती तो हम उसके हिसाब से लिख देते पावर जो मर्जी, है ना। और दूसरी बात कि ये जो लिखा हुआ है 4000 से 220, इसका क्या मतलब है, और यही एक ऑब्वियस मीनिंग निकल भी सकता था कि वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि वो 4000 को 220 में कर रहा है। तो ये करंट कितना बन गया? हाँ जी, नहीं अभी तो इस पे तो क्या किरचॉफ लगाएंगे, अब इसके आगे किरचॉफ लगाएंगे। ये तो हमने सिंपल ये यूज किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम पावर है, राइट, और इसकी हमें वोल्टेज पता है, इसके डिवाइस के अक्रॉस। तो करंट कितना आ गया बच्चों, बताओ। ये आ जाता है आपका 200 एम्पेयर्स, इज इट? ओके। अब अगर करंट 200 आ गया तो ये जो आपकी वायर्स हैं उनके थ्रू लॉस कितना आ गया, आई स्क्वायर आर। तो वो करके कितना आ गया, देखो, कितना जाता है बच्चा, 600। किसी को अभी तक कोई doubt? ये क्वेश्चन ना मतलब क्यों मतलब थोड़ा सा डाउट क्या हो रहा था, पता नहीं कभी तो कहीं आया था किसी एग्जाम में। उन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्ट हटा दिया, लेट्स से। अब अगर आप थर्ड पार्ट हटा देते हो तो आपके माइंड में नहीं आता कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी ट्रांसफार्मर की कोई बात होगी। फिर कंफ्यूजन ये होती रहती है कि यार उधर 440 वोल्ट पे लगाया है तो यहाँ पे 4000 वोल्ट कैसे मिल जाएगा, वो तो बहुत ही वे हो गई ना। तो वो सारी सेंस थर्ड पार्ट के कारण नहीं बनती है, मतलब ये मतलब ऐसे नहीं होगा। क्या होगा कि इसको भी हमने स्टेप अप किया होगा तभी जाके वहां पे 4000 मिलेगा, राइट। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? तो अब अगर लॉस 600 हो रहा है तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, सीधा सीधा 1400, कि 800 प्लस 600 अगर हम कर देते हैं तो दैट मेक्स इट 1400, राइट। तो आप ये भी समझ रहे होगे कि दिस इज अ पुअर डिजाइन, है ना, इन द सेंस कि 800 भेजने के लिए हमने 600 का तो लॉजिक लगा दिया। Now what about C part? Characterize the step up transformer at the plant. तो वो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये कहना है कि यहाँ पे ऐसे होने की जगह रियलिटी में क्या होगा कि इस साइड भी ऐसे एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, करेक्ट। तो इस ट्रांसफार्मर को क्या करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट पे आपको 440 वोल्ट था, राइट।
तो हम अब आप राइट हैंड साइड पे निकाल लो वोल्टेज कितनी बनती है। ये जो मतलब लेफ्ट वाला ट्रांसफार्मर है उसकी राइट हैंड साइड पे वोल्टेज बताओ क्या बनेगी इस सर्किट के हिसाब से। अब आप इसमें चाहे किरचॉफ लगा दो। इस लूप में अगर आप किरचॉफ लगाओगे क्या बनेगा देखो, एक बार लगा के दिखाता हूं। अगर हम ट्रांसफार्मर के नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट करें लेट से ए, तो जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी उसको मैं बी लिख देता हूँ, माइनस ऊपर से कितनी आई 7.5 200 माइनस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कितनी थी 4000, फिर से सेम 7.5 इंटू 200 इज इक्वल टू 0। तो ये V आ गया अपना 7000 वोल्ट्स। आ गया समझ सबको बच्चों कि हमें जो ट्रांसफार्मर है उसके क्रॉस 7000 वोल्ट्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैसा डिजाइन हो गया ट्रांसफार्मर का, 440 वोल्ट टू 7000। तो ये स्टेप अप चाहिए हमें जो 440 को 7000 में कन्वर्ट करे। Is this thing clear to everyone? जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बाय चांस दिस कांसेप्ट इज अनएक्सप्लोर्ड इन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं आराम से आ सकता है ना। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में ट्रांसफार्मर को समझा लो, आईआईटी के सिलेबस में ट्रांसफार्मर नहीं है एज सच है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में समझा लो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है और करेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले कहीं आया था वो जहाँ तक मुझे याद आता है एम्स में आया था, बेड वाले स्टूडेंट ने डिस्कस किया था। ठीक है लिखना आंसर यही है इसके। ठीक है ओके। तो जो एनसीईआरटी में इसका अगला क्वेश्चन जो था और वो वैसे भी हमें मतलब आगे जाके पढ़ना ही होता है, वो ये था कि जैसे यहाँ पे हमने वोल्टेज को 7000 वोल्ट तक ही किया है ना, और हमें ये भी समझ आ रहा है कि दिस इज द कोड डिजाइन। तो अगला क्वेश्चन ये था कि अगर हम ज्यादा बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मतलब लेट अस से 440 से 7000 की जगह कुछ भी मान लो 14000 कर दिया, तो आप एक बार देखना कि सर्किट में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है एंड लेट अस सी कि उससे अगर हम कुछ बात एक्सप्लेन कर पाए, हम डिजाइन इंप्रूव कर पाए। तो एक बार सोचना मतलब हाँ वो वही है, वहां नहीं चेंज किया, मतलब टाउन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो सेम रही।
हम इधर से चेंज करें। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करना। बाकी बच्चों बस माइंड में ये रखना कि कहीं भी ट्रांसफार्मर लगाओ, बस आपको क्या करना है कि पावर सेम चली जाए, है ना? कि ना करंट सेम ना वोल्टेज सेम, पावर सेम। राइट बच्चों, बढ़े आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट इज एसी। ये बताओ बच्चों, जो मैंने एक आप लोगों को भेजी थी एवरेज वाली डॉक्यूमेंट, तो देखा है तो सारा कुछ आपको पता है, जस्ट सीधी गैप सा उसमें देखा था सबने ऑनलाइन? ओके, तो मैं देखा नहीं था, मुझे क्यों रहा था? करंट सर्किट में करंट सप्लाई करती है, दैट इज डायरेक्ट मतलब होता है कांस्टेंट करंट, ठीक है? आरसी है और हमें कांस्टेंट करंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ऐसे करंट को बच्चों कहते हैं एज डीसी करंट। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में पंगा है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट ही होता है, बट हम बोलते हैं डीसी करंट, और डायरेक्ट करंट करंट बन गया वैसे वो, बट चला आ रहा है, ठीक है? इसका उल्टा होता है बच्चों एसी करंट, ठीक है? अगेन करंट दो बार आ गया, तो इंजीनियरिंग में चक्कर है, ठीक है? हम एसी वोल्टेज भी बोलते हैं, आइडियली वी शुड कॉल अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट वी कॉल इट एज एसी वोल्टेज। उसका मीनिंग तो ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस। आप ऐसे सोच लो बस कि एसी का सी यूजलेस है, ठीक है? ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये ऐसा करंट है बच्चों जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है? तो जैसे हमने ग्राफ से बनाई थी, आपको याद होगा एनालिटिक्स पार्ट में, तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जहां पर करंट ऐसे टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, ठीक है? मतलब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मैग्नीट्यूड चेंज होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, ठीक है? तो चाहे करंट कह लो चाहे वोल्टेज कह लो, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है या पोलैरिटी चेंज हो रही होती है, उसको हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं। और जब वो ऐसे कांस्टेंट होता है विद टाइम, उसको हम बोल देते हैं एज डायरेक्ट, ठीक है? तो ये बेसिकली दो टाइप्स के बच्चों करंट्स होते हैं। दोनों के बच्चों कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, ठीक है? तो अगर मैं आपको जैसे वैसे जस्ट फॉर सम कंटेक्स्ट बताऊं कि हम इंडिया में हमारा ऐसा है सिस्टम कि हम जितने तो हैवी अप्लायंसेस हैं जैसे जो हमें पावर प्लांट से मिल रही है, वहां हम सारी जगह यूज करते हैं एसी, ठीक है? पावर प्लांट से एसी मिलता है हमें, ये टीवी फ्रिज एसी वगैरह सब कुछ एसी का चलता है, ठीक है? जितने स्मॉल अप्लायंसेस हैं, मोबाइल चार्जर लैपटॉप एक्सेट्रा, ये सब डीसी पे चलते हैं, तो इसीलिए हमें अडाप्टर लगाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अडाप्टर क्या करता है, वन ऑफ द रोल्स ऑफ अडाप्टर इज, जैसे मैंने आपको एक तो पहले बताया था कि वो वोल्टेज कम करता है या जब ट्रांसफार्मर पर रखते हो, तो उसका दूसरा रोल जो होता है वो होता है कि वो डीसी में कन्वर्ट करता है, वो पहले वोल्टेज कम कर देता है और फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है?
तो ये दोनों के कुछ फायदे नुकसान हैं, ठीक है। क्यों है वो भी समझेंगे हम। एक बार तो ये लिखो जरा सा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा फिर से मतलब क्या डेफिनेशन अभी तक समझ आई आपको कि एसी का क्या मतलब है, जो जो मतलब डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है। एंड मैंने साइनसॉइडल दिखा दिया ग्राफ में, कोई कंडीशन नहीं है कि साइनसॉइडल है ना, या कोई भी जैसा मर्जी होता, बस डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। मैं एक तो एग्जांपल लेता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे जीरो चार्ज तो एसी को आप एग्जांपल्स सारे मोबाइल लैपटॉप उन सब में आप एनर्जी स्टोर करते हो ना, चार्ज करते हो उनसे आप डिवाइसेस। आप डायरेक्ट एसी से रन कर सकते हो डिवाइस, चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। एसी कुछ स्टोरेज के लिए देता ही नहीं, समझ आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर ज्यादा है, ठीक है। डिफरेंस टाइम पे
फीचर को टच कर रहा है क्या था कि बच्चों आवाज आ रही है बताना। ओके स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? हम्म बड़ी सी डी
हाँ बच्चों, आप ठीक है सब? हम्म। ठीक है जी। एक बार फिर से डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी क्या क्या थे? एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, डीसी कैन बी स्टोर्ड। तो जब आपको एग्जांपल दे रहा था, जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है, जब तो लाइट होती है तब उसका क्या काम होता है? उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना। और जब लाइट जाती है तो उसका क्या काम है? बैटरी से डीसी को लेके उसको एसी में कन्वर्ट करके घर में सप्लाई करना है। हेंस द नेम इन्वर्टर। वो इन्वर्ट करता है एसी को डीसी या डीसी को एसी। ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस था? एसी की वोल्टेज आप कम ज्यादा कर सकते हो, डीसी की नहीं कर सकते। तीसरा, AC is much more harmful to human body compared to DC. Still हमें रीजन नहीं पता, but we are just trying to understand कि दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, जिसके हिसाब से हम दोनों की अलग-अलग एप्लीकेशंस करते हैं। इनफैक्ट बच्चों, देयर आर सम कंट्रीज, जैसे हम तो क्या कर रहे हैं कि हम AC लेते हैं और उसको कहीं-कहीं कन्वर्ट करके DC यूज कर लेते हैं। देयर आर सम कंट्रीज जहां पे सप्लाई DC होता है। तो डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे वहां पे क्या अरेंजमेंट है, कैसे। ठीक है। तो याद रख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस between AC and DC. ठीक है। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, AC DC। इसमें देखो बच्चों, अब ये वाला केस ऑब्वियसली AC या DC? AC। क्यों? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, राइट? तो वो हमें तो सो बात हो गई ना क्लियर बिल्कुल। यहाँ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दिस इज स्टिल AC। ये लिखो एग्जांपल। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ये केस लूं बच्चों, ये DC हो गया। क्यों? यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो डायरेक्शन चेंज इज फंडामेंटल फॉर AC। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए आप कह सकते हो कि वो DC टाइप्स होता है।
सबको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी एटलीस्ट मतलब बाय डेफिनेशन? ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कि हम कौन सा एसी का स्टैंडर्ड केस पढ़ेंगे। ऐसे तो हम सोच सकते हैं कि हजारों केस बन जाएंगे जहां पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। हम फिलहाल के लिए जो स्टैंडर्ड केस पढ़ेंगे वो होगा साइनसॉइडल वाला केस, जहां पे हम कहेंगे कि करंट या फिर वोल्टेज साइनसॉइडली वेरी कर रही है। व्हेन आई से कि साइनसॉइडली वेरी कर रही है उसका क्या मतलब है? साइन ग्राफ बनेगा, ठीक है, करंट या वोल्टेज का साइन ग्राफ बनेगा और जो उसका एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल वो भी साइन या कॉस की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है कि अगर आप ध्यान से देखो एसएचएम की इक्वेशन है ना कि E is equal to E naught sin omega t plus phi और I is equal to I naught sin omega t plus phi। मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन इज फॉर AC वोल्टेज, नीचे वाला एक्सप्रेशन इज फॉर AC करंट। बच्चों एनी केसेस हम इसी को स्टैंडर्ड केस क्यों मानते हैं? मतलब मैंने पहले भी किसी चैप्टर में ये बात की थी कि तो जहाँ पे ऐसा कुछ आया था हमने कहा था उसी को ही पढ़ते हैं। जैसे वेव्स चैप्टर था, वेव्स में भी हमने ये बात की थी ना कि वेव्स तो बहुत टाइप की हो सकती हैं बट हम साइनसॉइडल वेव्स ही पढ़ते हैं। क्या रीजन था उसका? मैथमेटिकली इजी है, राइट? तो एक रीजन तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही है कि मैथमेटिकली इस टाइप के एक्सप्रेशंस को पढ़ना आसान रहता है। एंड उससे भी बड़ा रीजन कुछ ये है, आपको क्या है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एसी के रिलेटेड, उसमें क्या हुआ था जो ईएमआई के एक्सप्रेशन आए थे वो ऐसे ही आए थे ना कुछ। तो हम जब जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डैम्स वगैरह में वो इसी फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी कंसीडर दीस केसेस टू बी स्टैंडर्ड। एंड हमारे लिए मतलब अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारे पास अब 3 चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें सिमिलर एक चीज आ गई साइन कॉस एसएचएम वेव्स, ये तीसरा एसी आ गया, एक और 12th में भी आएगा जिसमें फिर यही चीजें हैं। तो सारी मतलब मैथ सेम है, वही साइन कॉस के साथ सब कुछ वैसा ही हमें डील करना होगा, ठीक है। तो अब बच्चों ऐसे एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम ये आती है जो बार बार चेंज कर रहा होता है, इसको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर टाइम पे चेंज कर रहा होता है। तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एवरेज। जब कोई क्वांटिटी जब बार बार चेंज कर रही होती है, हाउ डू वी एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू, है ना? भाई टेम्परेचर है, दिन में पूरा दिन चेंज होता है ना? अब हम हर इंस्टेंट में टेम्परेचर थोड़ी बता सकते हैं ना, एवरेज या जितना टेम्परेचर या मैक्सिमम बता दिया तो हम कोई ना कोई एक वैल्यू ले लेंगे। तो ऐसे ही हम इन एक्सप्रेशंस की भी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अब जो हमने पढ़ा था बच्चों, एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? इस तरीके से, अगर आपको ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो दैट शुड बी इंटीग्रल ऑफ ई dt from 0 to t, where what is t? One time period। अच्छा, आई एम नॉट रिपीटिंग वो सब ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या होता है टाइम पीरियड, वो सब कुछ वही है। तो ये वाली बच्चों अगर हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या है। अगर आपने शीट पढ़ी है तो भी आपको पता चलना चाहिए, अदरवाइज एक सेकंड में कैलकुलेट भी कर दोगे तो भी बताओ क्या आती है।
डन एवरीबॉडी, क्या है ये वैल्यू? 0। तो अगर हम इसकी सिंपल एवरेज लेंगे वो तो 0 आएगी, ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन से। चाहे वोल्टेज की निकालो चाहे ईएमएफ की निकालो, ये एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, मतलब अगर हम ये वाली सिंपल एवरेज निकालेंगे तो इसको कहाँ यूज करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि 0 करंट फ्लो करता है, 0 वोल्टेज, कुछ है ही नहीं हमारे पास, नंबर ही नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब हमें एवरेज किसी और तरीके से निकालनी है, राइट। ये वाला सिंपल मेथड जो था एवरेज का, दैट डजंट सीम टू बी वर्किंग आउट। अच्छा बच्चों, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये एवरेज निकालने का, मतलब ये 0 क्यों आई? मतलब ये जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है बच्चों, इंटीग्रल ई डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ये क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट एरिया, है ना। तो प्लीज ये याद रखो एवरेज निकालते हुए कि आप असली में न्यूमरेटर में तो सिंपली एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, और उसको डिवाइड क्या कर रहे हो, पूरी रिलेशन। ये उस तरह से हेल्प करता है कि जैसे चलो ये तो साइनसॉइडल था, कई बार कोई दूसरे टाइप का ग्राफ दिया हो तो उसमें इंटीग्रेट करने से अच्छा है सीधा एरिया ही निकाल लोगे आप, है ना। और इससे फिजिकली भी एकदम समझ आ गया कि भाई ये एवरेज 0 क्यों आई, एरिया 0 है, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? ओके, तो ये हमने बच्चों निकाली थी फुल साइकिल, है ना। ऐसे ही एक बार बच्चों हाफ साइकिल के लिए निकालो, फिर देखो क्या होता है, 0 से t/2। एक तो कैसे करोगे, सारी करके रख सकते हो उससे। तो सबसे पहली बात तो ये सोचो कि cos फाई तो आएगा ही नहीं आपके आंसर में, चाहे उसको फिजिकली समझ लो चाहे मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, cos फाई तो आएगा ही नहीं, मतलब cos फाई तो पाई नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, सीधा बताइए क्या करना है। हाँ जी, तो आ गया सबका आंसर? You should be able to get
2I0 by pi। मैंने यहाँ सॉल्व करते हुए फाइव लिया ही बच्चों, क्यों बताओ? साइकिल तो वही बनेगा ना पूरा, फाइव से क्या फर्क पड़ा? एक साइकिल तो वही एज इट इज रहा ना, तो एरिया वही रहेगा न्यूमरेटर। हाँ जी बच्चों, आ गया सबको समझ? तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो सिंपल एवरेज हम निकाल रहे हैं, सिंपल एवरेज फुल साइकिल की तो हाफ साइकिल के लिए वो वैल्यू क्या आ गई? 2I0 या 2 अपॉन 5, राइट? एंड वंस अगेन बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैसे याद रखना है आपने इसको। मतलब हमेशा ये याद रखो कि जब आप ये एवरेज निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर के अंदर आप क्या कर रहे हो? एरिया, है ना? What you are doing is nothing but area upon x2 minus x1। उससे ना मतलब कई बार बड़ी हेल्प मिल जाती है आपको, मतलब फास्ट हो जाता है काम। जैसे ये जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है अपना, मतलब मान लो स्टैंडर्ड केस, अब क्या एरिया की नॉलेज से आप सीधा ये कह सकते हो कि 0 से t तक जो एवरेज होगी वो 0 है। तो फिर क्या आप ये कह सकते हो, ध्यान से सुनना, कि जो 0 से t/2 का मैग्नीट्यूड होगा वही t/2 से t का मैग्नीट्यूड होगा, है ना? जितना योग में बना था उतना ही नीचे बना। ओके, क्या आप ये कह सकते हो कि जो एवरेज वैल्यू 0 से t/4 होगी वही t/4 से t/2 भी होगी, है ना? अच्छा आप बताओ, t/4 से लेकर 3t/4 तक एवरेज वैल्यू क्या होगी? 0 है ना? क्यों? तो अगेन एरिया फैक्टर है, तो एरिया की हेल्प से मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, राइट? तो लिख लो एक केस अगर लिखना है। ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ऐसे आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपने बच्चों एवरेज ढूंढनी है फ्रॉम 0 से t/4, 0 से t/2, 0 से 3t/4 एंड 0 से t। ये चार एवरेज वैल्यूज निकालो।
आपका डी होना चाहिए। अब बच्चों हुआ कि नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन? मतलब निश्चय सुन रहा है कि नहीं? डाउट हो रहा है इसमें। सुन रहा है। हाँ जी हुआ कि नहीं? क्या सिंपल ट्रायंगल ट्रेपेजियम के एरिया भी तो लेने हैं है ना? तो देखो 0 से t by 2 का आना चाहिए i0 by 2, 0 से t by 4 का आना चाहिए t i0 by 4, 0 से 3t by 4 का आना चाहिए i0 by 4 और 0 से t का क्या आएगा 0। एंड बच्चों आपने एक बात और समझ ली होगी सॉल्व करते हुए और उसमें गलती कर दी एक बार। सी इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली कि
0 से t/4 एंड 0 से 3t/4 एरिया सेम है ना, क्योंकि जो रेड वाला एरिया मैंने दिखाया है वो कट जाता है। बट ये जल्दी में मत करना कि एवरेज भी सेव कर दो। क्यों? टाइम तो अलग है ना दोनों का। तो आजकल ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लग गए, मतलब सिंपल साइन के कुछ बार पूछ रहे हो, उसमें तो कोई वैरायटी नहीं है। तो एक्चुअली चेक कि आपने सिर्फ याद किया हुआ है 2i0/pi, या आपको पता है कि एक्चुअली एवरेज निकलती कैसे है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इट इज अज्यूम्ड कि जो एवरेज की बात हो रही है वो एक साइकिल की। ठीक है, कई बार ऐसे लिखा होता है फाइंड द एवरेज वैल्यू, इट ऑटोमेटिकली मींस कि इट इज वन साइकिल। ठीक है, उसके अलावा उन्हें कुछ पूछना होगा तो एक्सप्लिसिटली लिखा होगा हाफ साइकिल या व्हाटएवर। आपका आशीष, आपका हो गया था क्वेश्चन? ओके, तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली हम हमेशा एक साइकिल की एवरेज की बात ही करते हैं, और जो हम साइनसॉइडल वाला ग्राफ लेते हैं उसमें एक साइकिल की एवरेज में लेने को आंसर दिया हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें कुछ और मेथड बनाना पड़ेगा। वो और मेथड क्या होगा बच्चों? आरएमएस। आप याद करो 11th क्लास में भी कई जगह पे, बताओ कहाँ पे ऐसा था जहाँ पे एवरेज सिंपल लो तो बात नहीं कर रही थी, फिर हमने कहा आरएमएस करो। जैसे गैसेस के केस में याद करो ना, हम ज्यादा आरएमएस ही यूज कर रहे हैं कंपेयर टू एवरेज, है ना। तो जहां पर भी हमारा काम सिंपल एवरेज से नहीं चलता, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आरएमएस। और भी होते हैं स्टेप्स, बट हमारा काम हमारे लेवल पे हम हमेशा आरएमएस तक चल जाता है। तो अब हम निकालेंगे आरएमएस। ठीक है, आरएमएस बच्चों, आरएमएस ही क्यों लिया वो हमें नहीं सोचना। ठीक है, हम मानते हैं कि आरएमएस इज अ वे टू फाइंड द एवरेज। आरएमएस में करते क्या है, और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना, याद करो केटीजी, रूट मीन स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर्स का एवरेज ले लो, बिल्कुल वैसे जैसे अभी ऊपर ले रहे थे। आपने एवरेज लेना है बिल्कुल जैसे ऊपर लिया वैसे, बट अब मेन एक्सप्रेशन का एवरेज नहीं लेना, उसके स्क्वायर का एवरेज लेना, और फिर क्या कर दोगे, उसका रूट ले दोगे। है ना, मतलब मैंने यहाँ स्पेसिफिकली फॉर ये वोल्टेज लिख दिया, बट कोई भी क्वांटिटी हो उसकी आरएमएस वैल्यू हमेशा ऐसे लिख लेंगे, ये समझ आता है, उसका ई स्क्वायर dt। और तो अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आप स्टैंडर्ड केस मान लो E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, पाई को भी भूल जाओ और एवरेज से कोई रोल नहीं है, तो बताओ आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? मतलब फाइंड द RMS value corresponding to the standard case of EMF, मतलब E equal to E0 sin omega t। हाँ, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं बोला तो इट इज वन साइकिल।
निशा इसी वाले के इसके हिसाब से बता दो, मतलब अगर आप e को e नॉट sin ओमेगा t मानते हैं तब तो उसको कन्वर्ट कर दो, बाकी तो ठीक है। ये कुछ होगा शीट में, यही वाला एग्जांपल sin स्क्वायर वाला। क्या क्या आंसर कुछ e नॉट बाय रूट 2। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं किया तो मैं मान रहा हूँ कि आपको आपने शीट पढ़ी है और आप इंटीग्रेशन को कर सकते हो। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज e नॉट बाय रूट, पीक वैल्यू बाय रूट। तो बच्चों एसी में ना हर जगह जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज। जैसे जब हम कहते हैं ना कि हमारे घर 220 वोल्ट आ रहा है दैट इज आरएमएस, ठीक है। जो तो एसी होता है, तो जब भी एसी की बात होती है इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आरएमएस, ठीक है। आपको आरएमएस निकालना आ गया, समझ आ गया। उसको भी ग्राफिकली आप सोच सकते हो। ग्राफिकली अब बताओ एरिया किसका लेना होगा, उस एक्सप्रेशन के स्क्वायर का, जो भी एक्सप्रेशन है उसके स्क्वायर का एरिया लेना होगा, सीधा नहीं। ओके, अब मेरे को ध्यान से सोच के बताओ बच्चों, अगर आप एरिया के साथ रिलेट कर सकते हो, अगर हम हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा? नॉट कैलकुलेट, वो तो हो ही जाएगा, लॉजिकली सोच के निकालो हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू। जल्दबाजी मत करना, आराम से सोच लो। Think in terms of areas. So आज तो बस 2 ले सकते हैं। Yes. It's very easy, मतलब कुछ सही नहीं करना ही है बस। हाँ। यार ये कैसे गलत कर सकते हो? चलो मैं सबसे पूछता हूँ, तो शायद तुम्हारे बॉडी में आंसर हाफ, हाफ सर, हाफ इंच, ठीक है। मतलब e नॉट बाय 2 रूट 2, e नॉट बाय 2 आप ये करें, e नॉट बाय 2 नॉट बाय रूट 2 मतलब सेम करंट, e नॉट बाय 2 मतलब सेम दिनेश सेम। भाई ये इस एक्सप्रेशन को देखो जो रूट के अंदर है, इंटीग्रल e स्क्वायर dt अपॉन t, न्यूमरेटर को क्या होगा, जो भी एरिया है हाफ हो गया, अगर आप आधा साइकिल ले रहे हो डिनोमिनेटर को क्या किया, वो भी हाफ कर दिया, तो क्या आएगा आंसर, सेम आएगा, isn't it?
तो वैल्यू सेम रहेगी, साइन का हम वैसे ग्राफ जो फर्स्ट हाफ का ग्राफ है सेकंड हाफ का तो बिल्कुल सेम ही है, अगर आप स्क्वायर कर दोगे नहीं स्क्वायर, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे साइन का हम लोग हाँ तो पावर 2 पे बन गया तो स्क्वायर पे बन आएगा, लेकिन बाकी वैल्यू चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा मतलब चीज तो वही रहेगी। नॉर्मल एवरेज हाँ भाई वरुण अभी तो बताओ, ये सबको समझ आ रहा है कि सेम आएगा आशीष, है ना? क्लियर ना सबको? अच्छा अगर मैं 0 से t/2 की जगह t/4 कर देता, सोच लो वैसे गलत नहीं है आंसर। सेम आएगा क्यों? भाई ग्राफ तो सिमेट्रिक ही है ना, मतलब अगर हम इधर देखें इसमें, मतलब जो कंट्रीब्यूशन 0 से t/4 की होनी है वही t/4 से t/2 की होनी है ना? तो क्या मतलब फिर से आप ऐसा कर रहे हो कि आपने न्यूमरेटर को भी 1/4 कर दिया और isn't it? Clear to all? ओके बच्चों वो एक लाइन लिख लो बस, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, मतलब 5 ले लो चाहे, तो ये हमने वैसे शीट में आइडिया कवर हो गया कि जो इंटीग्रल होता है 0 से t पूरे साइकिल का वो 0 होता है, और अगर मैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कर दूं तो वो t/2 आता है, मतलब उसी से आप ऑफ कोर्स आपने निकाला है, मतलब मैंने इसलिए कह रहा हूं कि फिर भी याद रखो क्योंकि आगे भी हम बार-बार इसको यूज करेंगे। राइट ओके अच्छा आपका होमवर्क ये है, एक तो नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 जो ईएमआई की है, ठीक है? एक बच्चों आपने जो ये ऊपर आपने क्वेश्चन किया था ना ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला, आपने इसमें किसी ग्राफ के लिए आरएमएस वैल्यूज निकालनी, ये चार, ठीक है? समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, ओके बाय।